नमस्कार दोस्तों, देवभूमि आईएएस एकेडमी में मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से थे। कौन कौन से 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से आपके टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल थे, और उसके बाद हमने प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डीपली डिस्कस किया था और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखी थी कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य कौन कौन से जिले में स्थित हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये चीज़ याद रखना कि मध्य प्रदेश में कुल 30 अभ्यारण्य स्थित हैं। तो आपको 30 के 30 अभ्यारण्य के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल में जानकारी नहीं लेनी है। आपको केवल इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से वो 30 अभ्यारण्य हैं और वो कौन कौन से जिले में उनका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, कौन सा जिला आपका कौन से अभ्यारण्य में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा 3 या 4 अभ्यारण्य ऐसे रहेंगे जिनके बारे में आपको 4 या 5 फैक्ट के बारे में प्रमुख रूप से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों, अंतिम लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो वहाँ पर जो था एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा था जो कि हमसे रह गया था या फिर जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं कर पाई थी। तो एक राष्ट्रीय उद्यान जो वो छूट गया था वो था आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम एक नज़र मार लेते हैं, आखिर उसमें कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, तो 548 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, इसके बाद 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1981 में। आगे चलकर 1999 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों क्या है, पचमढ़ी नाम का एक क्षेत्र मिलेगा आपको होशंगाबाद में। क्या पचमढ़ी एक स्थान का नाम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फेमस स्थान है वहाँ का। तो वहाँ पर आपको धूपगढ़ चोटी देखने को मिलेगी। कौन सी धूपगढ़ चोटी देखने को मिलेगी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यह कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये सतपुड़ा, कौन सी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। उसमें भी यदि बात करें तो महादेव की जो पर्वत श्रेणी होती है, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। कौन सी धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। इसके अलावा 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। कब किया गया, 1999 में। यदि दोस्तों बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व की कुल 18 साइट्स हैं संपूर्ण भारत में। कितनी, 18 साइट होंगी, और 18 में से बात की जाए तो 2 आपकी मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से शामिल है, और एक साइट जो है वो आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जिले में रहेंगी। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रहेंगी, तो एक तो आपकी ये सतपुड़ा वाली साइट हो गई। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और या फिर और दूसरी साइट आपकी कौन सी हो जाएगी, तो वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वाली। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कौन सी साइट रहेगी, तो यहाँ पे आपकी रहेगी अमरकंटक अचान कमार। ठीक है, अमरकंटक अचान कमार जो है वो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है, और ये एक बायोस्फीयर साइट्स के रूप में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चीज देखते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे बाघ जो है प्रमुख रूप से पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कृष्ण मृग, और यहाँ पे एक प्रमुख पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गौर। क्या नाम है इसका, गौर के कारण ये फेमस भी है, और गौर का जो साइंटिफिक नाम होगा वो क्या होगा, इंडियन बाइसन। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लगभग याद रखनी है। तो क्या क्या हो जाएंगी वो, एक तो इसकी स्थिति, यानी कहाँ पर है ये, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1981 में। टाइगर प्रोजेक्ट में कब आया, 1999 में। इसके साथ ही 1999 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। यहाँ पर धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो स्थित रहेगी 1350 मीटर। और यहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं, तो बाघ हो गया, कृष्ण मृग हो गया, गौर हो गया। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं तो आज के लेक्चर के बारे में। तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 30 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य हैं, 30 अभ्यारण्य आपको पहले बता चुके हैं। उन अभ्यारण्य के बारे में केवल इतना याद रखना है कि उन अभ्यारण्य को उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कौन कौन से जिले में रहेगा।
ठीक है। और 3-4 अभ्यारण्य ऐसे रहेंगे जिसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। तो सबसे पहले अभ्यारण्य के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला अभ्यारण्य कौन सा रहेगा आपका? नरसिंहपुर नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा रहेगा? नौरादेही अभ्यारण्य रहेगा। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जो अभ्यारण्य आपने अभी पढ़ा है, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? अभ्यारण्य। और कल जो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अभ्यारण्य और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जो है कन्फ्यूजन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है कि आखिर पर दोनों में कन्फ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये याद रखना कि आप जो अभ्यारण्य पढ़ते हैं इसको कई बार जल्दी में अभ्यारण्य या फिर जो आजकल की जो आम बोलचाल की भाषा या फिर जो लेखन शैली है उसमें अपन लोग कई बार अभ्यारण्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जबकि शुद्ध रूप से देखा जाए तो क्या रहेगा? ये अभ्यारण्य रहेगा। और आजकल जो अपन लेखन शैली में प्रयोग करते हैं वो करते हैं अभ्यारण्य, ठीक है। हो सकता है कई लोग शुद्ध रूप इसका प्रयोग करते हों और कई लोग इसको अभ्यारण्य लिखते हों, ठीक है। और बेसिकली जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो भी यहाँ पे अभ्यारण्य शब्द का ही प्रयोग किया है, लेकिन इसका अगर शुद्धतम रूप देखें तो वो क्या रहेगा? अभ्यारण्य रहेगा। तो अभ्यारण्य शब्द की बात करें तो दोस्तों ये आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है अभय और दूसरा होता है अरण्यक, ठीक है। पहला हो गया अभय और दूसरा हो गया अरण्यक। मतलब अभय अरण्यक का मतलब, अभय का मतलब होता है बिना भय के, बिना भय के, और अरण्यक मतलब होता है जंगल। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अभ्यारण्य आपके वह संरक्षित क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं ये आपके संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर जो जंगली पशु और जानवर होते हैं वो बिना किसी भय के निडर होकर जंगलों में विचरण करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही जगह जो हैं आपकी जंगली जानवरों के लिए संरक्षित रखी गई है। मतलब ये दोनों आपके संरक्षित क्षेत्र हैं। और दोनों का संरक्षण क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जंगली जानवर और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों के लिए। तो अभ्यारण्य का मतलब क्या हो जाएगा कि बिना रूप से ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो बिना रोक टोक के और बिना किसी भय के घूम सकें। अब बात होती है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो यदि बात किया जाए अभ्यारण्य के बारे में तो हमने कल पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो पहला अभ्यारण्य है वो कौन सा था? कान्हा-किसली अभ्यारण्य था। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? वो भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। तो मतलब इससे एक चीज़ क्या पता चलती है कि कान्हा-किसली जो था वो आपका पहले अभ्यारण्य हुआ करता था और बाद में फिर राष्ट्रीय उद्यान हुआ। मतलब कोई भी अब राष्ट्रीय उद्यान तभी बनता है, या फिर ज़्यादातर जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पहले आपके अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों? तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो रहता है नियम कायदे का। किसका रहता है दोस्तों? नियमों का यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नियमों का कैसे? क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं, यहाँ पे आप अभ्यारण्य की यदि बात करो तो अभ्यारण्य में कई सारे यहाँ के जो नियम होते हैं उनमें क्या होती है, कई जगह छूट दी जाती है या फिर यहाँ पे नियमों का इतनी सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात की जाए चराई की, कटाई की, तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी को परमिशन दे दी जाती है, यानी कुछ मात्रा पे यहाँ पे आप एक्टिविटी वगैरह ये कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आप पशुओं को चरा सकते हो, यहाँ पे जंगलों की कटाई भी कर सकते हो, लेकिन सरकार की निगरानी में। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ पे घूमने फिरने की, तो आप यहाँ पे घूमने फिरने आ सकते हो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाज़त के। बस उनके जो केवल जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो वर्किंग आवर्स होंगे उस समय के अंदर आप बिना किसी परमिशन के घूमने आ सकते हो। वहीं बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान के जो नियम होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, ठीक है, काफ़ी सशक्त होते हैं। इसके साथ यहाँ पर चराई हो गया और कटाई हो गया, ये आपका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है। यहाँ पे आप ना तो आप चराई करवा सकते हो ना ही कटाई कर सकते हो। यहाँ पे बात की जाए घूमने फिरने की, तो यहाँ पे आपको घूमने के लिए पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या आपको पहले यहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त के बाद ही यहाँ पे जो अथॉरिटी होती है इसकी, आपको इस अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन राष्ट्रीय उद्यानों में घूम सकते हो, ठीक है। और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, ये राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। और इनका जो संचालन है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है प्रदेश सरकार की सहायता से,
यानी इसकी जो मैनेजमेंट वगैरह है वो कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा, लेकिन किसकी सहायता से? तो जो प्रादेशिक सरकार होती है स्थानीय तौर पे, उसकी सहायता से। और यहाँ पे अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य जो होते हैं ये आपके प्रादेशिक स्तर पर बनाए जाते हैं। किस पर? प्रादेशिक स्तर पर बनाए जाते हैं। और यहाँ के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी आपके प्रदेश स्तर पर ही देखे जाते हैं। या तो ये स्थापित की बात करें तो ये देखो, या तो प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं या फिर ये किसी संस्था द्वारा भी इनकी स्थापना की जा सकती है दोस्तों। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होना चाहिए, दोनों के बारे में बेसिक डिफरेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। यहाँ पे कुल कितने हमने बात की है, 30 अभ्यारण्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 30 में से आपके जो 25 अभ्यारण्य वो आपको वर्तमान स्थिति में देखने को मिलेंगे और 5 अभ्यारण्य जो है वो आपके मंजूर रहेंगे। ठीक है। यदि पुराने डेटा की बात करें तो दोस्तों आपको 2018 या 19 से पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलते होंगे 32 अभ्यारण्य। कितने? 32 अभ्यारण्य, और कई जगह आपको 31 अभ्यारण्य भी देखने को मिलेंगे। तो इसका लॉजिक क्या है? तो क्या हुआ था दोस्तों, 2018 में हमने कल के लेक्चर में चर्चा की थी कि जो कूनो पालपुर होता था, कौन सा? कूनो पालपुर अभ्यारण्य होता था, उसको चेंज कर दिया गया किसमें? टाइगर नेशनल पार्क में। उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। तो कूनो पालपुर तो आपका अभ्यारण्य से जो स्थानांतरित हो गया, किस में हो गया? वो नेशनल पार्क में हो गया। लेकिन जो दूसरा अभ्यारण्य था जिसका नाम था करेरा, कौन सा? करेरा अभ्यारण्य था जो आपका शिवपुरी जिले में आता था। शिवपुरी जिले में आता था कौन सा? करेरा अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य के साथ क्या किया गया? चूंकि अगर आप नक्शे की बात करें दोस्तों तो जो मध्य प्रदेश का जो नक्शा रहेगा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कूनो पालपुर और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा करेरा। मतलब यहाँ पे कूनो पालपुर और यहाँ पे करेरा, तो दोनों आपके लगभग पास पास में देखने को मिलेंगे। और जब राष्ट्रीय उद्यान का जब यहाँ पे निर्माण किया गया तो क्या किया गया कि कूनो पालपुर का जो एरिया था उसका एरिया लिया गया, साथ में उसके आसपास का भी कुछ एरिया लिया गया। तो उसके एरिया में आपका जो है जो करेरा राष्ट्रीय उद्यान करेरा अभ्यारण्य था उसका भी कुछ क्षेत्र शामिल था। तो उसका कुछ क्षेत्र आपके कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चले जाने के कारण अब हमारा जो करेरा अभ्यारण्य था उससे अभ्यारण्य का दर्जा छीन लिया गया है। और वर्तमान स्थिति में बात करें तो वर्तमान स्थिति में आपको केवल 30 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। और आपको एक ही डेटा याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में 30 अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं अपन आज के अभ्यारण्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कुल 30 अभ्यारण्य है। पहला अभ्यारण्य सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अभ्यारण्य भी है। क्यों है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अभ्यारण्य? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल 1197 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कलम ने जितने राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की थी उनमें से किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल था वो 1000 किलोमीटर से ऊपर नहीं था। मतलब सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके इस क्षेत्रफल से नीचे ही थे। अगर सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वो था कान्हा-किसली, और कान्हा-किसली का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? लगभग 940 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हुआ करता था दोस्तों। तो ठीक है, तो इसके बाद अगला अभ्यारण्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंदौर का कौन सा? रालामंडल अभ्यारण्य। ठीक है, रालामंडल अभ्यारण्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? तो वो रालामंडल अभ्यारण्य। तो रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? ये इंदौर में हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.3 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रातापानी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा? रातापानी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। और रातापानी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित रहेगा? तो ये आपका रहेगा यहाँ पे रायसेन और सीहोर के जिले में स्थित है। यानी प्रमुख रूप से ये कहाँ पे स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो सीहोर जिले में भी आता है। रातापानी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि रातापानी अभ्यारण्य आपका एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया है। तो हमने कल बात की थी टाइगर प्रोजेक्ट की, यहाँ पे कितनी साइट्स थी? टोटल 7 साइट हुआ करती थी। 7 में से 6 साइट जो थी आपकी कौन सी थी? राष्ट्रीय पार्क की थी, यानी राष्ट्रीय उद्यान की थी। और एक साइट जो थी वो अभ्यारण्य थी। कौन सा हो जाएगा? तो वो रातापानी अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया आपके टाइगर प्रोजेक्ट में? तो वर्ष 2014 में,
यानी अगर इस अभ्यारण्य की बात करें तो इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया, इसको 2014 में। यहाँ तक क्लियर है, 2014 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर अगले अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा रायसेन में ही एक और अभ्यारण्य है, सिंघौरी अभ्यारण्य। कौन सा, सिंघौरी अभ्यारण्य। इसका केवल नाम याद रखना है, कहाँ पे स्थित रहेगा, ये रायसेन जिले में स्थित रहेगा। इसके साथ इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा दमोह जिला, और दमोह जिले में आपको रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए अब आगे के अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट, कौन सी, पन्ना डिस्ट्रिक्ट यानी पन्ना जिला देखने को मिलेगा। और पन्ना जिले में आपको 2 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। कितने अभ्यारण्य रहेंगे यहाँ पे, 2 अभ्यारण्य रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, तो वो पहला जो अभ्यारण्य है वो आपका रहेगा केन अभ्यारण्य। केन अभ्यारण्य क्या है ये, तो यहाँ पे बहने वाली केन नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और उसको बोला जाता है केन अभ्यारण्य। ये जो अभ्यारण्य है वो घड़ियाल, जो अपने घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल के संरक्षण के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ पे एक और अभ्यारण्य जिसको बोला जाता है गंगऊ अभ्यारण्य। तो गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित रहेगा, तो ये पन्ना जिले में स्थित रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीधी इससे पहले सॉरी मिलेगा आपको रीवा। रीवा जिले में आपको मिलेगा बसामान मामा गऊ अभ्यारण्य, या फिर इसको बसामान मामा अभ्यारण्य भी बोला जाता है। ये जो अभ्यारण्य कहाँ पे आपका रीवा जिले में स्थित रहेगा, और इस अभ्यारण्य को एक गऊ अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए इसको बसामान मामा गऊ अभ्यारण्य भी बोला जाता है। आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का गऊ अभ्यारण्य बनने की स्थिति में है, या फिर ये बनने जा रहा है। पहला गऊ अभ्यारण्य बात करें तो वो आपका आगर मालवा में रहेगा, और दूसरा गऊ अभ्यारण्य बसामान मामा गऊ अभ्यारण्य कहाँ पे, रीवा में। ठीक है, इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीधी सिंगरौली जिला, और सीधी सिंगरौली जिले में आपको बगदरा अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। प्रमुख रूप से इसका विस्तार सीधी जिले में रहेगा, और कुछ इसका विस्तार जो है सिंगरौली जिले में देखने को मिलता है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीधी में एक और अभ्यारण्य जिसका नाम है संजय गांधी या फिर डुबरी अभ्यारण्य। तो सीधी में आपके 2 अभ्यारण्य हो गए, कौन कौन से, एक बगदरा और एक संजय गांधी या फिर डुबरी। उसके बाद दोस्तों नीचे चलेंगे शहडोल, तो शहडोल जिले आएगा, और शहडोल जिले में भी आपको 2 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पहला अभ्यारण्य जो है वो है पनपठा अभ्यारण्य, जो कि शहडोल और उमरिया की सीमा पर स्थित है। यानी कौन कौन से जिले में आता है ये, तो ये शहडोल और उमरिया जिले में आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो पूर्ण रूप से शहडोल में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। उसके और नीचे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलेगा मंडला। मंडला में फैन मिनीकोर आपको एक अभ्यारण्य देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे आप दक्षिण दिशा में इसके आएंगे तो दक्षिण दिशा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मंडला जिला। कौन सा जिला? मंडला जिला। और मंडला जिला में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा, सॉरी मंडला नहीं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिवनी। कौन सा जिला देखने को मिलेगा? शिवनी। और उसके पास में लगा छिंदवाड़ा जिला। और छिंदवाड़ा जिले में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेंच अभ्यारण्य, या फिर इसको बोला जाता है मोगली अभ्यारण्य। कल के लेक्चर में हमने चर्चा की थी, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान था वहाँ पे मोगली लैंड की स्थापना की गई थी, और मोगली लैंड के आधार पे इसको क्या बोला जाता है? मोगली अभ्यारण्य भी बोला जाता है या फिर पेंच अभ्यारण्य बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होशंगाबाद जिला। कौन सा जिला? होशंगाबाद जिला। और होशंगाबाद जिले में आपको 2 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे, एक है आपका बोरी अभ्यारण्य और दूसरा है पचमढ़ी अभ्यारण्य। पचमढ़ी जो है वो आपका अभी हमने जो डिस्कस किया था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उसके अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, और जो कि हमने चर्चा भी की थी। ये आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यानी बीएसआर साइट होती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है वर्ष 1999 में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही यहाँ पे धूपगढ़ चोटी भी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी रहेगी। तो होशंगाबाद में कितने हो जाएंगे आपके? 2 हो जाएंगे, पहला बोरी और दूसरा पचमढ़ी। उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैतूल जिला, और बैतूल जिले में आपका एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कालीभीत अभ्यारण्य। तो कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा आपका? बैतूल में हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों कंफ्यूज मत होना है, आपने शायद भूगोल के अंदर पढ़ा होगा एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है पीलीभीत। तो पीलीभीत अभ्यारण्य जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जबकि कालीभीत कहाँ पे रहेगा? तो कालीभीत आपका बैतूल में। तो पीलीभीत और कालीभीत में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और कालीभीत आपको बैतूल जिले में देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रातापानी अभ्यारण्य, जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि रातापानी आपका कहाँ पे रहेगा, रायसेन और सीहोर जिले में रहेगा। और इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया है, तो 2014 में। एकमात्र ये आपका अभ्यारण्य जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे तो यहाँ पे खंडवा जिला देखने को मिलता है, और खंडवा जिले में दोस्तों 2 अभ्यारण्य हैं आपके जो कि प्रस्तावित हैं। ठीक है, ये या तो निर्माणाधीन है या फिर इनकी प्रस्तावित अभ्यारण्य है। कौन कौन से हैं, तो पहला आपका जो रहेगा वो रहेगा सुरमेनिया अभ्यारण्य। कौन सा, सुरमेनिया अभ्यारण्य रहेगा। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मानधाता अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो खंडवा में 2 हो गए, सुरमेनिया और मानधाता। इसके आगे चलेंगे, इंदौर आएगा। इंदौर में बात कर चुके हैं, रालामंडल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा, रालामंडल इंदौर। क्षेत्रफल कितना था इसका, 2.3 किलोमीटर स्क्वायर था। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे एक तितली पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों। किसकी स्थापना की जा रही है, तितली पार्क की। कहाँ पर की जा रही है, तो वो रालामंडल इंदौर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा रालामंडल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे लोमड़ी को भी संरक्षण दिया जा रहा है। किसको, लोमड़ी को। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी क्या है, मध्य प्रदेश के जो व्यापम द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं या फिर वनडे जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि कौन से अभ्यारण्य में लोमड़ी जो जानवर होता है उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो रालामंडल इंदौर जो है वहाँ पे लोमड़ी को संरक्षण दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका धार जिला। कौन सा, धार जिला। और धार जिले में आपको देखने को मिलेगा सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर जो है वो आपका फेमस है खरमौर पक्षी के लिए। किसके लिए, खरमौर पक्षी के लिए। और यहाँ पर जो है खरमौर पक्षी जो होता है उसको संरक्षण दिया जाता है, और इस वजह से इसको सरदारपुर या फिर खरमौर अभ्यारण्य भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि सरदारपुर वाला जो अभ्यारण्य है यहाँ पे आपकी कौन सी नदी होकर बहती है, तो यहाँ से आपकी एक आपने नदी सुनी होगी, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी जो है वो यहाँ से होकर बहती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक जिला देखने को मिलेगा, अलीराजपुर। कौन सा जिला, अलीराजपुर। और अलीराजपुर में एक अभ्यारण्य जो आपका प्रस्तावित है उसका नाम है कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य। तो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पे प्रस्तावित है, अलीराजपुर में। इसके साथ मयूर अभ्यारण्य झाबुआ जिले में प्रस्तावित रहेगा। और झाबुआ में भी कहाँ पर, तो मेघनगर यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावित है। इसके साथ और ऊपर की ओर चलेंगे अपन, उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पे देखेंगे रतलाम जिला देखने को मिलता है। कौन सा, रतलाम जिला। और रतलाम जिला में आपको शैलाना अभ्यारण्य देखने को मिलता है। ठीक है, रतलाम में कौन सा हो गया, शैलाना अभ्यारण्य हो गया। और शैलाना अभ्यारण्य के बारे में यदि बात करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, कि एक तो यहाँ पर क्या है कि आपने एक पक्षी का नाम सुना है जो हमने अभी पढ़ा था अपने पहले वाले लेक्चर, जो इससे पहले के लेक्चर थे उसमें पढ़ा था। किसके बारे में, दूधराज पक्षी के बारे में। ठीक है, दूधराज या फिर उसी को बोला जाता है खरमौर। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ यहाँ पे क्या है, आपको दूधराज पक्षी जो होता है या फिर खरमौर पक्षी होता है उसको यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप एक बात और करो तो यहाँ पे इसके बगल में लगा हुआ है क्या, राजस्थान। और राजस्थान में दोस्तों क्या होता है, कैक्टस। कैक्टस जो होता है, नागफनी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका शैलाना अभ्यारण्य में कैक्टस जो पेड़ होता है, कि नागफनी का जो पेड़ होता है उसको भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कैक्टस या फिर नागफनी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका कहाँ पर होगा, शैलाना अभ्यारण्य में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीमच मंदसौर जिला। और नीमच मंदसौर जिला में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गांधी सागर अभ्यारण्य। तो गांधी सागर अभ्यारण्य में केवल आपको नाम याद रखना है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये नीमच मंदसौर में स्थित है। मुख्य रूप से नीमच में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो मंदसौर जिले में भी स्थित है। और आगे देखें तो यहाँ पे आपको राजगढ़ जिला देखने को मिलता है। और राजगढ़ में आपको एक नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखें नीचे आगरमालवा। आगरमालवा में कौन सा, गऊ अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और गऊ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश का पहला गऊ अभ्यारण्य दोस्तों, ध्यान रख रही है, मध्य प्रदेश का पहला गऊ अभ्यारण्य कौन सा है, तो आगरमालवा अभ्यारण्य या फिर गऊ अभ्यारण्य। दूसरे गौ अभ्यारण्य की बात करें तो दूसरा गौ अभ्यारण्य जो है बसामान मामा गौ अभ्यारण्य, इसको स्थापित किया जा रहा है गौ अभ्यारण्य के रूप में, लेकिन अभी स्थापित नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें तो यहाँ पे आपको ग्वालियर जिला देखने को मिलता है। और ग्वालियर जिले में एक अभ्यारण्य जिसका नाम है घाटी गाँव।
तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे होगा? ग्वालियर जिले में स्थित रहेगा। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे मुरैना जिला है, मुरैना में कौन सा रहेगा? तो चंबल अभ्यारण्य। तो मुख्य रूप से चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? मुरैना में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है भिंड और यहाँ पे उत्तर प्रदेश लग जाता है, तो इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी चला जाता है। ठीक है, तो चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे जाएगा? भिंड और मुरैना वाले क्षेत्र में। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ओरछा अभ्यारण्य। और जो ओरछा अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पे? निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में स्थित है। निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से ही अलग होकर अपना नया जिला बना है, और उसके अंतर्गत आता है आपका कौन सा? ओरछा अभ्यारण्य। तो ये आपके कुल 30 अभ्यारण्य हैं दोस्तों, जिनके बारे में अभी हमने विस्तार मतलब एक संक्षेप में उनकी हमने जानकारी ली है। ठीक है, उन 30 अभ्यारण्य के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है कि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य आपके कौन से जिले में स्थित है। केवल यह और बात की जाए तो 2 से 3 आपके अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से हो गए? तो नौरादेही हो गया। याद क्यों रखोगे? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर रायसेन में स्थित है। दूसरा जो हमने बोला था वो बोला था रातापानी। रातापानी कहाँ पर स्थित है? तो वो रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जो कि आपका राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके अलावा बात की थी हमने रालामंडल की। रालामंडल क्यों याद रखना है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके अलावा 5 अभ्यारण्य जो हैं वो आपके प्रस्तावित हैं। कौन कौन से? जो कि हमने यहाँ पे लाल पेन से, जो रेड कलर की पेन से हमने लिखे हुए हैं। पहला है आपका बशामान मामा गौ अभ्यारण्य। कहाँ पे स्थित है? ये रीवा में स्थित है। दूसरा आपका मानधाता अभ्यारण्य खंडवा में। तीसरा सुरमेनी अभ्यारण्य खंडवा में। चौथा मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में। और 5वां कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में। ये 5 अभ्यारण्य जो हैं वो आपके प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 25 अभ्यारण्य आपको आज की स्थिति में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपको केवल इतना ही याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख 30 अभ्यारण्य जो हैं कौन कौन से हैं। आपको केवल नाम याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको यदि कोई समस्या होती है या फिर कोई प्रश्न होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित मध्य प्रदेश से संबंधित जो हमारे पिछले लेक्चर हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उनकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको एक लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप उनको डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।